गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आगे का तुम्हारा उसको कंटिन्यू करते हुए उसी से आगे के बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 में लगने वाला बेसिक पार्ट और उसकी 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आगे का पार्ट मैं आपको कराता हूँ। उससे पहले आपसे एक चीज़ बताता हूँ बेटा, शायद मुझे लगता है आपको मेरा अभी तक का बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको ठीक लगा है और आपको समझ में आ रहा है उससे, तो बेटा आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को बताना कि वो भी अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को वो भी शेयर करने के लिए कहें, ताकि वो जो उनके फ्रेंड्स हैं जो इन सुविधाओं को नहीं वो कर पाते हैं, वो भी उनसे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज, ताकि जो जो आपको समझ में आए, ऐसी मेरा भी प्रयास रहेगा कि ऐसे वीडियोज मैं आपके लिए लाऊं। अब मैं इसी के आगे का टॉपिक कवर करता हूं। ये चैप्टर को भी कवर कर रहा है। देखो हमारा चैप्टर भी यही है, रियल नंबर्स। किस टाइप के नंबर्स को रियल नंबर्स बोलते हैं, पहले ये चीज़ समझनी होगी भाई। एक नंबर जो या तो रैशनल होता होगा या तो इरेशनल होता होगा, इसका मतलब नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रैशनल रियल नंबर्स। इसका रियल नंबर क्या होते हैं, जो या तो आपके पास रैशनल नंबर होता होगा वो नंबर, या तो इरेशनल नंबर होता होगा। दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर आप रियल नंबर की बात करोगे तो भाई इसमें दो टाइप के नंबर्स आएंगे। इसका मतलब एक नंबर तो होगा जो कि रैशनल बोला जाता है, रैशनल नंबर, और दूसरा नंबर इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, एंड दिस रियल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय आर। ये रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। और जब इन नंबर्स को आप लिखोगे तो लिखते समय भाई रैशनल नंबर की बात कर रहे हो, रैशनल नंबर क्या है, ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर। भाई जितने भी इंटीजर वाले नंबर्स आते हैं और जितने भी उनके बीच में फ्रैक्शन के नंबर्स आते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। उन्हीं रैशनल नंबर के अलावा अगर उस कलेक्शन में आप इरेशनल नंबर भी डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जांपल के लिए देखें, जैसे फॉर एग्जांपल 0 आपने लिख दिया, 1 आपने लिखा, 1.5 भी आपने लिख दिया, उसके बाद आपने जो है 3 लिखा, फिर आपने हो सकता है कहीं आपने √5 लिख डाला, फिर √7 लिख दिया, कॉमा, फिर आपने यहाँ माइनस के भी कुछ नंबर लिख दिए, माइनस का 1 लिख डाला, माइनस का 1.5 लिख डाला, कॉमा डैश डैश, और भी कोई नंबर आपने यहाँ डाल दिया। जैसे आपने लिखा 5.21212111 डैश डैश। ये सारे नंबर, इसमें कुछ नंबर रैशनल हैं और कुछ नंबर इरेशनल हैं। जैसे अब इसमें ये वाला नंबर कैसा है बेटा, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो इसका मतलब ये रैशनल, कुछ इसमें रैशनल नंबर्स हैं, कुछ इसमें इरेशनल नंबर हैं। इसका रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर्स। अब आगे बढ़ समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक मिनट, इसी में आगे देखते हैं। रैशनल नंबर सब पता है आपको, ये क्लास 9th में आपने पूरा पढ़ा हुआ है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। थोड़ा मैं और यहां वो कर दूं भाई, रैशनल नंबर क्या होते हैं, a number which can be expressed in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता हो, मतलब जिसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। P/Q मींस क्या हुआ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। और अगर किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हो, where P and Q are integers। इंटीजर्स का मतलब समझते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव का भी आ सकता है नंबर, पॉजिटिव का भी आ सकता है, तो इसका इंटीजर होगा। एंड whose डिनोमिनेटर, इसका मतलब Q इज द डिनोमिनेटर, इज नॉट इक्वल टू 0।
जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, ऐसे सभी नंबर्स क्या बोले जाते हैं बेटा? रैशनल नंबर्स बोले जाते हैं। जो भी इस फॉर्म में आप लिख सकते हो जिस भी नंबर को। जैसे अगर कोई बोले जीरो कैसा टाइप का नंबर है? जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, 0/1। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ऐसे और भी कोई नंबर लिख दिया आपने, 2/3 इज अ रैशनल नंबर, 7/5 रैशनल नंबर, -3/2 रैशनल नंबर। इसका मतलब जो भी नंबर आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख देते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स होते हैं। सॉरी रैशनल नंबर्स। जिस भी नंबर को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख देते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं बेटा? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर बोले जाते हैं। इसका मतलब रैशनल नंबर तो क्लियर हो गया, बहुत सीधा है रैशनल नंबर। जिस भी नंबर को आप p अपॉन q फॉर्म में लिख देते हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हो और जिसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ऐसे टाइप के सभी नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, किन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोला जाता है? किस टाइप के नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? A number which cannot be in the form of p upon q, एक नंबर जो p upon q की फॉर्म में नहीं होता हो। बाकी कंडीशन सेम है, where p and q are integers and q is not equal to 0। इसका मतलब आपको सीधा बता देना है not in the form of p upon q, ये नंबर p upon q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और where p and q are integers, बाकी कंडीशन सेम, where p and q are integers and whose denominator is not equal to 0। ऐसे टाइप के सभी नंबर्स को आप क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स। बात समझ में आई आपको? मतलब जिस नंबर को भी आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो वो इरेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, अगर उनका आप स्क्वायर रूट निकाल दो तो वो सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर्स √2 कैसा टाइप का नंबर है? इरेशनल नंबर। ऐसे ही √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ऐसे ही तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, अगर एक रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 5√2 कैसा नंबर हुआ बेटा? इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे भी, निगेटिव का भी हो सकता है इरेशनल नंबर, माइनस का √3/5 कैसा टाइप का नंबर है? इरेशनल नंबर, क्योंकि एक इरेशनल नंबर को आपने रैशनल से डिवाइड किया तो इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर किसी नंबर में रिपीटेशन नहीं हो रही हो, जैसे आपने 3.31 311 3111 डैश 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 इस टाइप का नंबर आपने लिख दिया, ये भी कैसा टाइप का नंबर है? इरेशनल नंबर्स है। इसका मतलब इरेशनल नंबर्स का मतलब वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं वो सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं। क्यूब रूट में भी हो सकता है, अगर कोई नंबर जिनका क्यूब रूट आप आसानी से नहीं निकाल पाते हैं वो भी इरेशनल नंबर है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 इरेशनल नंबर है। समझ में आया? मतलब उसको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ऐसा टाइप का नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई तुम्हें? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। रैशनल समझ में आ गया, इरेशनल समझ में आ गया और रियल नंबर समझ में आ गया। रैशनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब आगे बढ़ाते हैं नंबर्स में। इसी में अगला नंबर आता है को प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम नंबर्स। किस टाइप के नंबर्स को आप को प्राइम नंबर्स बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। किस टाइप का नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है भाई? को प्राइम अ पेयर ऑफ नंबर, जैसे को प्राइम नंबर्स का अगर पेयर की बात करेंगे, किसी पेयर ऑफ नंबर में से अगर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and -1, अगर किसी भी किन्हीं भी टू फैक्टर्स में या टू इंटीजर्स में अगर कोई भी फैक्टर -1 और 1 के अलावा कॉमन ना हो तो ऐसे टाइप के उसको को प्राइम इंटीजर्स बोला करते हैं आप। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और -1,
अगर किसी कोई पेयर ऑफ फैक्टर है उसमें 1 और -1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसे टाइप के नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या एग्जांपल हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें, जैसे 2 and 3, these are the two integer, this is the pair of integers, and इस पेयर ऑफ इंटीजर में केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसमें से भी और इसमें से भी केवल 1 को आप कॉमन निकाल सकते हैं, 1 के अलावा कोई और फैक्टर इसमें कॉमन नहीं आता है। इसका मतलब दिस पेयर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही और इसका मतलब एक और चीज, एक बात समझ में आ रही मुझे, 4 और 5 को देख लो आप, 3 और 4 को चेक कर लो, 3 and 4, 3 and 4 में भी केवल 1 ही 1 कॉमन आता है। अगर 1 ही 1 कॉमन आ रहा है या -1 ही -1 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे टाइप के नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। समझ में आई आपको मेरी बात? जैसे इन जिन भी नंबर, एक चीज यहां से क्लियर होती जा रही है, जो भी कंटिन्यूस आने वाले नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर हमारे कंटिन्यूस आने वाले नंबर्स होते हैं, वो हमेशा को प्राइम ही होते हैं। द पेयर ऑफ कंटिन्यूस नंबर्स इज ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। जैसे कुछ भी ले लो, 8 और 9 को देख चेक कर लो आप, 8 और 9, 8 and 9, 8 और 9 में चेक करेंगे कॉमन क्या आएगा बेटा? सिर्फ 1 के अलावा कोई और फैक्टर ऐसा नहीं है जो 8 और 9 में से कॉमन आता हो। इसका नाम 2 कंसेक्यूटिव नंबर, जो लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं उनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 2 लगातार आने वाले नंबर तो हमेशा को प्राइम होते हैं। 2 दूर दूर आने वाले नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सा बताता हूं, 8 and 15, मैंने ये 2 नंबर ले लिए, 8 and 15, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? यस, दीज आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 8 और 15 ऐसे नंबर्स हैं जिन 2 नंबर्स में से 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 के अलावा अगर कोई और नंबर इसमें, जिन नंबर्स में कॉमन नहीं आता है, ऐसे टाइप के नंबर्स को प्राइम इंटीजर्स बोला जाता है, को प्राइम फैक्टर्स। कोई परेशानी आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि जब आप करने लगोगे आपको क्वेश्चंस ज्यादा आसानी से समझ में आने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। क्योंकि जब आप करते रहेंगे, करते करते आपको समझ में आने लगेगा। मैं उसी में एक्सरसाइज नंबर 3.1.3 को आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं एक बार कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस पूछेगा प्राइम और को प्राइम नंबर से रिलेटेड, तो किस टाइप के होंगे वो। जैसे क्वेश्चन वाला पूछ देगा कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे क्वेश्चन उसने पूछ दिया, आपसे बोलेगा प्रूव दैट √3 is an irrational number। अगर हमसे बोल दे, क्वेश्चन बोल दिया कि √3 is an irrational number, एग्जांपल आपसे बोलने लगा एक, और मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे मैं करूंगा। भाई जब भी मुझे पूछेगा, देखो बहुत सीधी सी बात है भाई, हमारे सिलेबस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपको समझना होगा। जब भी मुझसे क्वेश्चन पूछ देगा ऐसा, prove that √3 is an irrational number, prove that √5 is an irrational number, prove that √7 is an irrational number, √11 irrational number, √17 irrational number, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने लगेगा, मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये इस वाली वैरायटी का आ गया क्वेश्चन। इसी की जगह पर अभी मुझसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देगा, बोलेगा प्रूव दैट 2√3 is an irrational number। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए टाइप्स को आपको आइडेंटिफाई करना पहले। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सिलेबस में जो है वो है टाइप को आइडेंटिफाई करना। देखो आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी मुसीबत वाला काम नहीं है। धीरे धीरे मैंने एक चीजें, जो बेसिक चीजें देखी हैं, मैं अपने घर पर कई बार देखता हूँ। हमारा गेट जैसे कोई खोलता है तो हमारे घर में फैमिली के मैक्सिमम मेंबर्स को ये पता चल जाता है कि ये गेट मेरा है, जबकि हम यहाँ अंदर बैठे होते हैं और उसके बाद भी बिना देखे बता देते हैं कि ये गेट, उसकी साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम कि हाँ ये मेरे गेट की आवाज है। या अगर कोई किसी दूसरे का वो करते हैं तो दूसरा होता नहीं, हमारा गेट नहीं है, किसी और का है। तो इसका मतलब उसने रिकॉग्नाइज करने की पावर कितनी अच्छे से डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो डेली की प्रैक्टिस होती है। तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी भी रिकॉग्नाइजेशन पावर बढ़ती जाएगी और आप बहुत अच्छा करने लगोगे। मैं आपको ये सामने बना रहा हूँ, ये और ये 2 डिफरेंट वैरायटी है। क्या डिफरेंस है मैं वो समझाऊंगा अभी। इसमें देखेंगे और चेक करोगे तो इसमें हो सकता है
3√3/2 भी आ सकता था, हो सकता है 5 माइनस 2√3 लिख दे, हो सकता है 7√2 माइनस या 7√5 माइनस 6 लिख दे। ये सब के सब ऐसे नंबर्स हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? इसमें जो नंबर लिखा हुआ है वह सिर्फ अकेला इरेशनल नंबर है, अकेला सिंगल इरेशनल नंबर। इसमें अगर आप चेक करोगे इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर भी नजर आ रहा होगा। देखो इरेशनल नंबर उसके साथ एक रैशनल नंबर, चाहे वो भाई या प्रोडक्ट फॉर्म में आ सकता है, सम की फॉर्म में आ सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में आ सकता है, या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ सकता है। आपको चेक करना, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म, डिवीजन फॉर्म, एडिशनल की फॉर्म में, या जो है आपके पास डिवीजन की फॉर्म में, चार फॉर्म में से कोई फॉर्म में मिलेगी आपको। ये देखो रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट फॉर्म में, रैशनल इरेशनल नंबर प्रोडक्ट में, और इसको रैशनल नंबर से डिवाइड भी किया आपने। रैशनल नंबर के साथ रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट आपने सब्ट्रैक्ट कर रखा माइनस की फॉर्म में, रैशनल इरेशनल के प्रोडक्ट के साथ रैशनल नंबर को आपने माइनस की फॉर्म में लिखा है। मतलब एक रैशनल एक इरेशनल पक्का नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ इरेशनल नंबर नजर आ रहा है। ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन। मैं दोनों वैरायटी आपको करके दिखाऊंगा अभी आपको। एक बार मैं ये वाली वैरायटी पहले करा दूं, तब आपको दूसरी वैरायटी कराऊंगा। एक बार इसको समझाता हूं, पहले कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपका सबसे पहला काम, आप कंट्राडिक्टरी कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करोगे कि फर्स्ट लाइन को लर्न करके रखोगे, और लर्न क्यों करोगे उसका रीजन भी बताऊंगा। लेट √3 इज इक्वल टू P/Q, where P and Q are co-prime numbers and denominator is not equal to 0। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये लैंग्वेज की ये जो लाइन है ना, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है, ये समझना भी है क्या बोलना चाह रहा है। जब भी अकेला रूट का टर्म आएगा फर्स्ट लाइन में यही लैंग्वेज आप लिखोगे, क्योंकि आप इसको कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके आओगे। को प्राइम नंबर मैंने अभी समझाया था, को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जिनमें सिर्फ 1 कॉमन आता है। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन आ जाएगा तो नंबर्स को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेट √3 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब √3 इज इक्वल टू P/Q मींस मैंने कैसा नंबर ले लिया है? रैशनल नंबर। देखो √3 कैसा नंबर लिया मैंने, पुट करते इसमें रैशनल नंबर, और मुझे प्रूव करना है इरेशनल नंबर। आप कंट्राडिक्टरी कंडीशन लाने की कोशिश कर रहे हो। जब भी ऐसा करोगे भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सबसे पहले करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। यहां भी स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये 3 हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ एनी रूट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 3। मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, इसका अंदर 3 आ जाएगा। और यहां अगर स्क्वायर करोगे तो ये P/Q² आ जाएगा। फिर थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। Therefore P² इज इक्वल टू 3Q² एंड इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर लेंगे। P² इज इक्वल टू 3Q²। अब यहां से लैंग्वेज को समझिए। देखो P² अगर 3Q² के बराबर है तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर Therefore जो आपके पास P² होगा ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा। ये कैसे डिविजिबल हो रहा होगा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं मैं। यहां अगर मैं 20 को ऐसा लिख दूं 4 into 5 लिख सकते हैं क्या? 20 इज इक्वल टू 4 into 5। इसका मतलब अगर मैं इस 4 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 20/4 इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है मेरा? दिस 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? यहाँ की लैंग्वेज से मैं एक बात को समझ रहा हूं पहले कि भाई हो क्या रहा है यहाँ। इसका मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और एग्जैक्टली डिविजिबल कितने टाइम्स है बेटा? 5 टाइम्स। यही चीज को अगर आप यहां समझो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी बात को समझने की कोशिश करोगे, 3 को यहां लेके आओगे तो इज इक्वल टू Q²। इसका मतलब ये P² 3 से क्या हो रहा है बेटा? एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है बेटा? Q² टाइम्स। आप बात समझ रहे हो ना मेरी? क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं, समझना पड़ेगा।
इसका मतलब यहाँ पर जैसे आप आओगे, आप लैंग्वेज इस इन वर्डिंग से समझने की कोशिश करोगे तो ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। दिस पी स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर पी स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अगर p किसी का भी स्क्वायर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसका बिना स्क्वायर वाला टर्म भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। इसका इफ p स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब बिना स्क्वायर वाला नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब p भी इसमें डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अगर p 3 से डिविजिबल हो रहा है तो फिर से करेंगे देयरफॉर लेट p इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो रहा है कुछ टाइम तो हो रहा होगा, तो आप कुछ भी पुट कर दोगे p इज इक्वल टू 3, कुछ भी वर्ड पुट कर दो जो आपके क्वेश्चन में यूज ना किया गया हो। आपने क्वेश्चन में कितने अल्फाबेट यूज किए हैं, p और q, p और q के अलावा कोई अल्फाबेट तो आपने यूज नहीं किया, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ a लिख दो, k लिख दो, जो मर्जी आती है आपकी लिख सकते हैं। लेट p इज इक्वल टू 3a, जैसे ये करेंगे तो ये वैल्यू को मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। पुट p इज इक्वल टू 3a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, p की प्लेस पर 3a रख दोगे और p के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 3a के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। इस वाले 3 से ये वाला 9 3 टाइम कट जाएगा। अगर क्वेश्चन को ठीक से लिखें तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आ जाएगा शायद, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब यहां पर आकर के आप जैसे आपने यहां समझा था ना, आप यहां भी समझ जाओगे। देखो 3 को अगर मैं यहां लाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। आप बात समझ रहे हो ना बेटा। देखो यहां पर जैसे आपने समझा था, 3 को आप नीचे लाए तो क्यू बी स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया था। अब की बार ये वाला 3 अगर क्यू स्क्वायर के नीचे लाऊं तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब बिना स्क्वायर वाला भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। और आपकी ये वाली जो लाइन है और इस वाली लाइन को आप कंपाइल करके अगर देखोगे तो आपको बातें क्लियर होने लगेंगी। देखो P इज डिविजिबल बाय 3, Q इज डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब हुआ, बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3। क्योंकि इस लाइन और इस लाइन को कंपाइल कर दोगे तो आपको ये बात साफ साफ नजर आ रही होगी कि बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मींस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। और अगर जो है P और Q दोनों जो है 3 से डिविजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली लाइन और हमारी जो फर्स्ट वाली जो लाइन थी इसको आप देखोगे, क्योंकि इसमें तो आपने बोला P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अगर को प्राइम नंबर है तो 1 के अलावा कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। और अगर आप यहां देखो P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब P और Q अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 इसका मतलब इसमें क्या आ रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा। और अगर 3 कॉमन आ रहा है तो ये को प्राइम कहां से हुए, फिर इसका मतलब ये नंबर को प्राइम तो नहीं है। और को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो मैंने यहां लिख दिया था ये इसको क्या कर दे रहा है बेटा, कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट कर रहा है, मैंने जो स्टेटमेंट यहां लिखी है उसको वो क्या करता है, कंट्राडिक्टी स्टेटमेंट, जो विरोधाभास वाली कंडीशन होती है उसको पैदा कर दे रहा है यहां पर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। बोथ P and Q are divided by 3 means it means P and Q are not co-prime numbers। जबकि मैं यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि P and Q are co-prime numbers, इसका मतलब P and Q co-prime number नहीं है। तो ये जो लाइन है ये हमारे एजम्पशन में कंट्राडिक्टी स्टेटमेंट है। यहाँ लिख देता हूँ, इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन पर कंट्राडिक्ट है, जो मैंने लिखा था ना उस पे कंट्राडिक्टी स्टेटमेंट है। और अगर एजम्पशन पर कंट्राडिक्ट है तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो लिखा था वो गलत लिखा है, इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो उसको ठीक कर देते हैं। भाई हमने क्या बोला, √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। मैंने √3 को रैशनल नंबर बोला था यहाँ पर एजम्पशन में, तो इसका मतलब √3 देयरफॉर
√3 is not an irrational, not a rational number. It means √3 is an irrational number. आप बात को समझ लो पहले। किसी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको, अब इसी क्वेश्चन में कोई मुझसे बोले प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो मैं √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दूंगा। क्या करना होगा मुझे, पूरे क्वेश्चन में अगर आप समझो तो ये रूट जहां जहां 3 लिखा है मैंने उसको मुझे 5 से चेंज कर देना है, बाकी लैंग्वेज में और इसमें कोई चेंज नहीं करना मुझे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको बहुत आराम से आप कर लोगे। कुछ भी नहीं किया मैंने भाई, जब सिंगल रूट वाला टर्म आएगा तो ये लाइन आपको लर्न करके रखनी है अच्छे से। फर्स्ट वाली लाइन आप ठीक से लर्न कर लोगे, क्योंकि उसमें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको बनानी है। और जब आप फर्स्ट लाइन को ठीक से लर्न कर लोगे, उसके बाद पहली बार में इसको स्क्वायर करके इसको सॉल्व करोगे तो p² = ऐसा टर्म आएगा और इसमें इसको ये डिविजिबल हो जाएगा। अगली बार सेम उसी जो आपने किया था उसमें p is divisible by 3 वाले से एक नया कंडीशन ले आओगे, लेट p = 3 और एक नया कोई भी नया अल्फाबेट जो p और q से हटके होगा वो लिख दोगे आप। एक ही जगह k भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, जो मर्जी आए। p और q छोड़ करके कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। जब ये लिखोगे इसको वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से इसमें q भी डिविजिबल हो जाएगा। जब बोथ p एंड q डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा होगा और उसमें हम बोल देंगे कि हमने जो पुट किया था वो गलत पुट कर दिया था और इसका अंदर सही चीज है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। कर लोगे बेटा? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप दूसरा पार्ट आराम से बना दोगे। जब भी आपसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा प्रूव दैट, यही क्वेश्चन बोल दे प्रूव दैट, कुछ भी लिख दे 5 - 2√7 is an irrational number, is an irrational नंबर। अगर मुझसे बोल दे प्रूव दैट 5 - this is an irrational number, तो मुझे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बदलना है। देखो सेकंड वैरायटी आ गई। अगर सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन आएगा आप थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को बना दोगे। क्या करना पड़ेगा बेटा, देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर से तुम करोगे लेट 5 - 2√7 is equal to p/q. p/q means rational number where p and q are integers and whose denominator is not equal to 0। देखो बेटा फर्स्ट लाइन चेंज हो गई है। इससे पहले वाले में क्योंकि सिंगल रूट वाला टर्म था तो लाइन थी p/q where p and q are co-prime numbers और ये क्वेश्चन चेंज हुआ, उसकी लाइन बदल गई where p and q are integers and q is not equal to 0। बस आपको इतना ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी सी मेमोरी अगर आप फीड करके रखोगे और अपने को फिट रखोगे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत तैयारी की जरूरत है ही नहीं, बहुत आराम से आप कर दोगे। जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ करना नहीं है। इसमें करना क्या है, रूट के टर्म को सेपरेट रखना है, अकेला रूट के टर्म को अकेला छोड़ देना है। आपको आराम से करना, कोई टेंशन नहीं। देखो ये रूट का टर्म है, इसको यहीं रखो, इसका मतलब 5 को हटा करके यहां से शिफ्ट कर दो वहां। देखो -2√7 नजर आ रहा है मुझे, इज इक्वल टू ये p/q था और ये 5 प्लस का था। आप शिफ्ट जब करोगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 5 उस तरफ जाएगा। तो वन साइड टू अदर साइड जब भी जाता है शिफ्ट करते समय साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। इसके प्लस साइन को आप माइनस साइन में कन्वर्ट कर दोगे। इसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से देखना मेरे को। मैं इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेता हूं। एक फ्रैक्शनल और एक नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, एक फ्रैक्शनल और एक नॉन फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर होता है। देखो इसका नॉन फ्रैक्शनल में एलसीएम ही लेना पड़ता है और एलसीएम में इसका डिनोमिनेटर इसका एलसीएम आएगा, ये क्यू इसका एलसीएम आ जाएगा। क्यू से क्यू को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय p माइनस इसके नीचे 1 होगा। 1 से क्यू को डिवाइड करेंगे क्यू आएगा, क्यू से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q हो जाएगा। अब एक बात समझो, मैंने यहाँ जैसे ये कर रहा था मैं, मुझे रूट का टर्म अकेला रखना है, इसका इतना हिस्सा मुझे यहीं छोड़ना है। ये वाला टर्म मैं शिफ्ट करके यहाँ लेके जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जब माइनस के 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 यहाँ चला जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा -2 मैंने उठाया और उठा करके मैंने उसके डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसमें नंबर जैसा था एज इट इज चला जाता है। ये माइनस का 2 था, माइनस का 2 इसके डिनोमिनेटर में चला गया और वहां अकेला रूट का टर्म बच जाएगा 7। अब आप ध्यान से देखिएगा, √7 इज इक्वल टू मुझे p - this अपॉन दिस बोल रहा है। आप ध्यान से देखना, p कैसा है, इंटीजर है।
इंटीजर कैसा होता है? रैशनल नंबर होता है। ये कैसा है? क्यू भी इंटीजर था, इंटीजर को एक और इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करेंगे, कैसा नंबर आएगा? रैशनल नंबर आएगा। और उस रैशनल नंबर को किसी और रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो कैसा नंबर आएगा? रैशनल आएगा। इसको सॉल्व करने पर जो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक रैशनल नंबर नजर आ रहा है। अब मैं यहां लिख देता हूं उसमें, इट गिव्स √7 is a रैशनल नंबर। ये मुझे √7 रैशनल नंबर दे रहा है। आप बात समझ रहे हो ना मेरी? रैशनल को रैशनल में से माइनस करेंगे रैशनल, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे रैशनल, तो इसका मतलब ये √7 है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। अगर √7 रैशनल नंबर है, आपको पता है √7 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो, √7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसा होता है? इरेशनल होता है। इसका मतलब हम बोथ को कर देंगे, बट वी नो दैट, हमें पता है कि रूट का 7 रैशनल नंबर होता ही नहीं है, इरेशनल नंबर है। √7 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। अब बेटा आप ध्यान से देखो, एक बार आप √7 को रैशनल नंबर बोल रहे हो, एक बार √7 को इरेशनल नंबर बोल रहे हो। क्या एक ही नंबर दो डिफरेंट टाइप के नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। भाई √7 एक बार इरेशनल बता रहा है, √7 को दूसरी बार आप इरेशनल बता रहे हो, तो ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। वही जो पिछले क्वेश्चन की 3 लास्ट की लाइनें थी ना, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ती हो। अब यहां तुरंत लिख देंगे हम, इट कंट्राडिक्ट our assumption। ये हमारे एजम्पशन को पे कंट्राडिक्टी स्टेटमेंट है। अगर एजम्पशन पर कंट्राडिक्टी है तो एजम्पशन हमने गलत कर रखा था। Therefore our assumption is wrong। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। एजम्पशन क्या था? दिस इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर। ये तो एक रैशनल नंबर मैंने एजम्पशन में पुट किया है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। कैसा टाइप का नंबर होगा? इरेशनल नंबर। Therefore वही क्वेश्चन को ठीक कर लेना, 5 - 2 √7 is an irrational number। बेटा ध्यान से बात समझ लो, पहले आप कैटेगरी को समझ लेना। जब तक आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए की कोशिश करोगे, आप आराम से कर दोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ, ये देखो एक इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर अगर आप कनेक्ट करके आ जाएगा तो आपको सेम प्रोसीजर लगा देना है और आप आराम से कर दोगे। कोई परेशानी बेटा? पक्का हो जाएगा आपसे, कर लोगे ना? समझ में आ गया आपको? आप आराम से कर दोगे। आपसे एक्सरसाइज तो पूरी हो जाएगी। 1.3 तो आप ऐसे ही कर दोगे। फिर भी मैं और समझाऊंगा आपको। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, एक बार मैं एक्सरसाइज को फिर समझाने की कोशिश करूंगा और आपको क्लियर करूंगा कंडीशंस। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।